आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, इसलिए इस पर गंभीरता से नजर रखने की जरूरत है। साथियों, बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है।
सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने और मेडिकल कॉलेजों तथा जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का आह्वान किया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है आप तक इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में 30 अप्रैल का दिन क्रांतिकारियों की साहसिक गाथाओं से जुड़ा है। 1908 में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उस वाहन पर हमला कर दिया था जो उनके विचार से मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को लेकर जा रहा था। मैजिस्ट्रेट किंगफोर्ड बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अपने क्रूर फैसलों के कारण क्रांतिकारियों के निशाने पर था। भारतीयों को अमानवीय शारीरिक दंड और यातनाएं देने के कारण भी वो काफी बदनाम था। इसे लेकर लोगों में किंग्सफोर्ड के विरुद्ध बड़ा रोष था और क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। उस समय किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के पद पर थे। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से बचने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल ने अलग नाम अपनाए। खुदीराम ने अपना नाम हरेन सरकार और प्रफुल्ल चाकी ने दिनेश चंद्र रॉय रखा। उन्होंने मजिस्ट्रेट की दैनिक गतिविधियों का जायजा लिया। दोनों क्रांतिकारी 3 सप्ताह से भी अधिक समय तक बड़ी सफलता से अपनी पहचान छिपाए रहे। पहले उनकी योजना अदालत में बम फेंकने की थी, लेकिन बाद में अदालत में मौजूद लोगों के घायल होने की आशंका से उन्होंने इसे बदल दिया।
उन्होंने ब्रिटिश क्लब के सामने किंग्सफोर्ड पर हमला करने की योजना बनाई। स्कूली छात्र होने का नाटक करते हुए उन्होंने क्लब के सामने स्थित पार्क का जायजा लिया। 29 अप्रैल की शाम को खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अपने स्थान पर डट गए, लेकिन इस बार एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। अगले दिन 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक अन्य ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ पार्क में आए। शाम को जब दोनों परिवार वहां से जाने लगे तो किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी एक गाड़ी में तथा श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी दूसरी गाड़ी में बैठ गए। दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। जैसे ही गाड़ियां यूरोपियन क्लब के सामने पहुंची, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दौड़ते हुए आए और गाड़ी पर बम फेंक दिया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और कैनेडी परिवार को गहरी चोटें आई। मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड भाग्यशाली रहा और हमले से बच गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से बचने के लिए वहां से भाग निकले। पुलिस ने खुदीराम को समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मारकर आत्मोत्सर्ग कर दिया। अप्रैल को ही गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम चले गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की थी, उन्होंने फैसला किया था कि आजादी प्राप्त होने तक वे साबरमती लौटकर नहीं आए। उस समय तक आजादी नहीं मिली थी और गांधी जी 2 वर्ष से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। उन्होंने मध्य भारत के एक गांव को अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। सन 1934 में जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर वो वर्धा आए। 30 अप्रैल 1936 को वहाँ के शेगांव में उन्होंने अपना आवास बनाया। उस क्षेत्र में शेगांव नाम से एक दूसरा गांव भी था, जो संत गजानन महाराज के निवास के कारण प्रसिद्ध था। गांधी जी के पत्र अक्सर गलत पते पर पहुंच जाते थे, इसलिए 1940 में ये फैसला किया गया कि गांधी जी जहां ठहरे थे उस गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम कर दिया जाए। उस समय से ही सेवाग्राम एक प्रेरक स्थल बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय सेवाग्राम में ही लिए गए। ये हमारे देश के निहित शक्तियों को उजागर करने के लिए गांधी जी द्वारा आरंभ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों का केंद्रीय स्थल बन गया। आज हम गोपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गोपाल सिंह पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट में सेवारत थे। ब्रिटिश शासन की नौकरी छोड़कर स्वेच्छा से गोपाल सिंह इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और इन्फेंट्री ग्रुप में काम करने लगे। 30 अप्रैल 1946 को हमले में उनकी मृत्यु हो गई। इस निर्भीक साहसी राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।